नमस्कार दोस्तों। चले हैं वो आईना बेचने अंधों की बस्ती में। मुझे इस शहर के होशियार सब दीवाने लगते। तो कमोबेश आज हिंदुस्तान की यही हालत है। और यह हालत है तो ऐसी स्थिति में सवाल यह है, क्या आपका धन, इस देश के तमाम सारे लोगों का धन जो बैंकों में जमा है, वो क्या सरकार को इसलिए दे दिया गया है कि वो उसका चाहे जो कुछ करें, आपका भविष्य सुरक्षित रहे न रहे, कोई लेना देना नहीं? तो शायद जवाब आएगा हां, शायद आपने इसीलिए दे दिया है क्योंकि सरकार उसकी रक्षा करने के बजाय उसे भाड़ में झोंक रही है। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। क्या ये राम राज्य वाली सरकारें इतनी डरपोक हैं कि कोई भी बात यदि कर दी जाए, सच कर दी जाए, कोई गीत गा दिया जाए, कोई कविता पढ़ दी जाए, तो क्या उनकी हालत बिगड़ जाती है? सरकार, कानून व्यवस्था और सब कुछ क्या बिल्कुल फेल हो जाता है? तो शायद जवाब आएगा हां, क्योंकि सरकार डर जाती है। इसके बाद तीसरा सवाल है कि जिस तरीके से तमाम सारे लेखक, कवि और सारे लोग लंबे अरसे से तमाम चीजों को कहें, उसी तरीके से क्या कवियों, कथावाचकों की एक सच बोल देने मात्र से नफरत की बात नहीं बोलते? जो सच बोलते हैं वो सच बोल देते हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके लोग इतना डर जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हमलावर हो जाते हैं। तो शायद जवाब आएगा हां, कुछ ऐसा है। एक तीसरा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी, उसके मंत्री, उसके विधायक, उसके नेताओं में क्या यह हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को ललकार सके? तो जवाब आएगा नहीं, उनके अंदर यह क्षमता नहीं। और इसके बाद में आखिरी सवाल कि देश के विदेश मंत्री विदेशी लोगों से बात करते हैं, देश की बदनामी करते हैं, देश को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या समझा जाए कि वो क्या देश के लिए काम कर रहे हैं, या उस देश में जहां वो लंबे अरसे तक राजदूत रहे, उसके लिए काम कर, उसके एजेंट के तौर पे काम कर? तो शायद जवाब आएगा हां, वो उनके एजेंट के लिए काम कर, वो अपने ही देश को कमजोर आंकने का काम कर और विदेशी ताकतों को शक्ति दे। तो इस तरह की जब स्थितियां हो तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा करना बनता है। सबसे पहली बात जिस पर मैं करना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा चिंता का विषय की एक घटना है कि जिस तरीके से अडानी समूह के शेयर लगातार गिर रहे हैं और गिर रहे हैं। तो जब इतना ज्यादा गिर रहे हो तो आप क्या कहेंगे? बुरी तरह गिर रहे हैं और उनके शेयर 12 से 15% तक गिर। तो आप समझिए, आज बुधवार का ही देख लीजिए, अडानी समूह का जो शेयर है, अडानी इंटरप्राइजेज, वो 13% से अधिक का टूट गया। और इसके बाद में अडानी पोर्ट के शेयर हैं, वो भी 5% गिर गए। इसके बाद में जो अडानी ग्रीन का है, अडानी विल्मर का है, या दूसरे हैं, एसीसी है, कोई ऐसा बाकी नहीं है जो उनका शेयर न गिरा हो। तो 5% से लेके 15% तक शेयर टूट गए और ये लगातार टूट रहे हैं। और जब लगातार टूट रहे हो तो सवाल होता है, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अडानी समूह कोई भगवान तो नहीं। वो लगातार जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इससे आप यही कहें
अदानी समूह को लेकर के अब विकिपीडिया ने भी अपना पूरा खुलासा कर दिया है और उसने कहा है कि किस तरीके से गलत तरीके से अदानी समूह को फुलाया गया, उसका गुब्बारा बनाया गया और गुब्बारा बना के उसको लाखों करोड़ रुपए कमवाए गए। भारत की जो जीडीपी है उसका 1/4 उन्हें कमवा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जीडीपी का 1/4 सरकार ने प्लेट में सजाकर उन्हें दे दिया। और भारत की जो नियामक एजेंसीज हैं, जो हमारी नरेंद्र मोदी के अंडर आती हैं, उन्होंने इसको पूरी तरह अनदेखा कर और अडानी समूह को कमवाने के लिए कभी ईडी का इस्तेमाल हुआ, कभी सीबीआई का इस्तेमाल हुआ, कभी इनकम टैक्स का इस्तेमाल हुआ, कभी किसी और संस्था का इस्तेमाल हुआ और लगातार डराकर धमकाकर किस तरीके से उन्हें किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्लेट में सजा कर दे दी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति आज उनकी स्थिति खराब है। उनके शेयर जिस तरीके से गिरे हैं और शेयर गिरने के बाद में उनकी स्थिति यह है कि शेयर जो लोगों ने उनके ले रखे थे उनके लाखों करोड़ रुपए डूब गए। और जब ये रुपए डूब गए हों तो आप कल्पना करिए कि किस तरीके की स्थिति। अडानी जो 600 कुछ नंबर पर हुआ करते थे, वो नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण, इनकी मदद से वो दूसरे नंबर के दुनिया के सबसे बड़े रईस हो गए और एशिया के पहले नंबर के सबसे बड़े रईस। आज टूट करके वो 27वें नंबर पर है। वो हिंदुस्तान में भी अब कमतर हो गए। लेकिन इन सबके बावजूद एक चीज है, जो लूट हुई है, जो पैसा गया है, जो काला धन सफेद किया गया है और जो सारी चीजें, उस पर कौन बात करेगा। और इसको लेकर के लगातार बात होती है। विकिपीडिया ने इसको लेकर के बड़ा विस्तृत लिखा है और लिखा है किस तरीके से साक पपिट शब्द उसने इस्तेमाल किया है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति। तो इस तरह की जब स्थितियां हो तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से लुटाने का काम किया गया है। और अडानी को लेकर सेबी हो या जो भी सारी एजेंसीज हो, उनका हम पहले ही बता चुके हैं कि वो पूरी तरीके से गुपचुप मारे बैठी रही। और सरकार, क्योंकि वो सरकार है और मालिक से पंगा कौन लेगा, तो आप समझ सकते हैं। और जब ये स्थितियां हो तो निश्चित रूप से चर्चा होती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जब ये होता है तो ये मोदी के विकास की असलियत अडानी ग्रुप के शेयर की तरह है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रचार और झूठ के बही खातों पर, आंकड़ों पर हेरा फेरी करके खड़ी। तो दोनों यही खेल करते हैं। जैसे प्रचार किया जाता है कि इस दौर में सबसे ज्यादा सड़कें बनी, नहीं, पहले से कम बनी। इन 9 साल में जो 2014 तक स्पीड में बन रही थी, उससे कम स्पीड से बनी। उन्हीं प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया गया, कुछ नए प्रोजेक्ट आए, लेकिन उन्हीं प्रोजेक्टों को नहीं पूरा कर सके जो कांग्रेस ने शुरू किया। और स्थिति यह है, कैसे ये गणना करते हैं। पहले एक सड़क को एक सड़क की तरह ट्रीट किया जाता, अब वो हर एक को लेन के हिसाब से जोड़ते हैं। और जब लेन के हिसाब से जोड़ेंगे तो वो तो अपने आप ही 4 गुना, कहीं 6 गुना हो जाएगी। यह खेल है और इस तरह के खेल से होता है। तो ये इनकी आंकड़ों की बाजी गई। यही वजह है कि हिंदुस्तान जो 55 लाख करोड़ रुपए से कम का कर्जदार हुआ करता था 2014 तक, वो 160 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। यानी 110 लाख करोड़ के करीब का कर्ज नरेंद्र मोदी ने लाद दिया है इस देश पर। आप समझिए कि किस तरीके से आज यूपी सरकार का बजट आया है, सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है
कि उत्तर प्रदेश पर कर्ज कितना लाद दिया है। जो उत्तर प्रदेश कुछ लाख करोड़ का कर्जदार होता, कुछ लाख भी नहीं कहेंगे, 3.5 लाख करोड़ का कर्जदार था अखिलेश यादव के समय, और यदि 1990 को ले लेंगे कांग्रेस शासन के समय में, तो उस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर जो कर्ज था वो 10,000 करोड़ का था, और 10,000 करोड़ के कर्ज को अखिलेश के समय तक आते आते 3.5 लाख करोड़ का कर्ज। और योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी सरकार में जो बजट ये पेश किया है, तो उस बजट में जो कर्ज है वो 7 लाख करोड़ का है, 7 लाख करोड़ का। आप कल्पना करें। और यह स्थिति हर भाजपा शासित राज्य कि उन्होंने किस तरीके से राज्यों को कर्जदार बनाया। तो देश भी कर्जदार बना दिया, राज्य भी कर्जदार बना दिया। और फिर आता हूं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो बोलते हैं कि राहुल गांधी जो कहते हैं हम चीन से नहीं डरते हैं, हमारे पिता को उनकी माता ने, उनकी दादी ने हटा दिया था। तो आप समझिए, जब ये सारी बातें वो बयां करते हैं और फिर चीन को लेकर के कहते हैं, और फिर चीन को कहते हैं कि वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि हम उससे नहीं लड़ सकते। अब आप समझिए, यह कह के आप उस चीज को जस्टिफाई कर देते हैं और चीन को ताकत दे देते हैं कि साहब किस तरीके से इसको लेकर के आज बहुत अच्छे तरीके जो है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने समझा कि किस तरीके से देश के साथ धोखा किया है। आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक कारोबारी को कारोबार दिलाने के लिए, जिसको आप अपने साथ अपने हवाई जहाज पर लेके घूमते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, चिरौरी करते हैं, भैया इनको कारोबार दे दो। आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को कारोबार दिलाने के लिए, और दूसरा आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फोटो अपॉर्चुनिटी, कभी शहनाई सुनते हुए, कभी झूले पर पींग लगाते हुए, कभी लाल शर्ट में अपना खाना छोड़ के लपक के जी हजूर करते हुए आपने भारत की कूटनीति को उस पर रिड्यूस कर दिया है। और इसी के कारण मैं कहती हूं कि आप भारत के सबसे ज्यादा फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। और बिना तथ्यों के नहीं कह रही हूं, मेरा आपसे कोई भी निजी झगड़ा नहीं है, मैं आपके ऊपर कोई निजी आक्षेप नहीं लगा रही हूं, लेकिन हां, मैं ये जरूर कहती हूं कि आप इस देश के सबसे फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। 2.5 साल हो गए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, अपना आधा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, इंडिया में यूएस का एम्बेसडर नहीं है। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है। ट्रोइका बना था अफगानिस्तान के इशू में, रशिया चाहता था हम उस ट्रोइका में रहें, पाकिस्तान ने मना कर दिया, चीन ने उसकी सहमति करी, हम ट्रोइका में नहीं आ पाए। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है। अगर आप ही की बात मैं मान लूं कि जो होता है इस देश में, जो भी गलत होता है वो इंटरनेशनल साजिश हो रही है, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अगर मैं आप ही की बात मान लूं, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर इतनी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इस देश में हुई जा रही है, तो प्रभु एज फॉरेन मिनिस्टर आप क्या कर रहे हैं? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कौन सी नैरेटिव सेटिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं? पॉलिटिकल वॉर्स की आप बात कर रहे हैं ना, कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? और नेबरहुड की बात कर लीजिए, पाकिस्तान दौड़े दौड़े प्रधानमंत्री जाते हैं बिन बुलाए, बिरयानी सिवाई भगवान जाने क्या खाने। श्रीलंका में चीनी इंटरफेरेंस है, भूटान हमसे दूर हो गया है, बांग्लादेश ने चीन को कॉक्स बाजार में सबमरीन बेस बनाने को कह दिया है। बांग्लादेश आज हमसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बेटर कर रहा है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो या जीडीपी ग्रोथ रेट हो। और ये जरूर बताइएगा फॉरेन मिनिस्टर, करीब 2.25 लाख भारतीयों ने एक साल में, और ये 12 साल में सबसे ऊंचा आंकड़ा है, लगातार लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। 2.25 लाख लोगों ने पिछले साल भारत की नागरिकता छोड़ी, और भारत का जो पासपोर्ट रैंक है वो 71 से गिरकर 2006 में 85 पर कैसे आ गया? विदेश मंत्री तो आप हैं, इतनी बढ़िया विदेश नीति बनाई कि लोग भारत ही छोड़ देना चाहते हैं, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है। तो यह स्थिति है जयशंकर की, जो सबसे ज्यादा वक्त तक चीन में राजदूत रहे और आज उसके एजेंट का काम कर, और चीन हमारे यहां घुसता आ रहा है,
2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा कर चुका है और इसके अलावा तमाम सारी रोड बना रहा है, रेलवे लाइन डाल रहा है और तमाम सारी चीजें कर रहा है और इस सारे तथ्य सरकार के सामने हैं। तो यह स्थिति है। चलिए छोड़िए, अदानी की बात हो। अदानी के आगे सरकार सरेंडर है, चीन के आगे सरकार सरेंडर। क्यों? क्योंकि चीन से जो कारोबार का पूरा है वो अदानी का पूरा गेम है और उस गेम का हिस्सा है, इसलिए सरकार सरेंडर। तो यह है और यही वजह है कि भारत का चीन से जो व्यापार घाटा है वो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा हो गया। आप इससे समझ सकते हैं। अब आइए, एक बड़े कवि हैं कुमार विश्वास, उन्होंने एक चीज कही। उन्होंने कहा आरएसएस अनपढ़ लोगों का और वामपंथी कुपढ़ लोगों का समूह है, संगठन है। और यहां यह है कि आरएसएस वाले बगैर पढ़े लिखे, वेद पढ़ेंगे नहीं वेद पे बात करेंगे, रामायण पढ़ेंगे नहीं रामायण पे बात करेंगे, महाभारत पढ़ेंगे नहीं उस पर बात करेंगे, गीता पढ़ेंगे नहीं उस पर बात करेंगे। तो जब ये करेंगे तो क्या कहेंगे? आज से 4-5 साल पहले एक दिन बजट आने वाला था। मैं अपने घर में स्टूडियो पे खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपढ़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है वो कुपढ़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले हैं इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। तो बोले राम राज्य में काय का बजट। भगवान ने चित्रकूट में भरत को रात में बैठकर समझाया, कहा कि कैसे राज्य चलाते हो। विशेष रूप से जो सबसे पुरानी राम कथाओं में है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाद आध्यात्म रामायण में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख है। भगवान ने कहा भरत से, बेटा टैक्स कैसा ले रहे हो, पैसा वैसा ठीक आ रहा राज्य के पास। भरत ने कहा हाँ भैया जैसे टैक्स लेते हैं। बोले नहीं, हम सूर्यवंशी हैं, हमको टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे सूरज लेता है। भरत ने पूछा भैया सूरज कैसे टैक्स लेता है। अब देखिए टैक्सेशन, ये यहाँ के वित्त मंत्री भी सुने और निर्मल मन के साथ निर्मला जी भी सुने, इससे फायदा होगा देश का और उनका स्वयं का। सूरज समुद्र से पानी ले लेता है, समुद्र को पता नहीं चलता। नदी से पानी ले लेता है, नदी को पता नहीं चलता। इस गिलास से पानी ले लेता है, गिलास को पता नहीं चलता। अंजुरी भर पानी लेकर जून के महीने में बाहर खड़े हो जाओ, 5 मिनट में पानी समाप्त हो जाता है। कौन ले गया? सूरज। और इस पानी का क्या बनाता है? बादल। ये बादल इकट्ठे होकर कहां बरसते हैं? जहां पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि राजा जब कर ले, टैक्स ले, तो किसी को पता ना चले कि टैक्स कट गया। तो कुमार विश्वास ने कहा कि आरएसएस अनपढ़ लोगों का संगठन है और वामपंथियों को उन्होंने कुपढ़ बताया। नतीजा यह हुआ कि भाजपा के लोगों की सुलग गई, आरएसएस के लोगों की सुलग गई, और वो कहने लगे प्रमाण पत्र मत बांटो, ये मत करो, वो मत करो। आप समझिए क्या गलत कहा कुमार विश्वास ने। ये हालत है इनकी कि आप इनको आईना दिखा दीजिए तो ये रोने लगते हैं। वास्तव में अंधे हैं तो देखेंगे कैसे। तो इसके बाद में आइए, कानपुर में एक घटना हुई थी, आपको याद हो। और घटना क्या हुई थी? घटना हुई थी एक गांव में, कानपुर देहात के,
बुलडोजर लेकर के जाती है, बुलडोजर सरकार योगी की, और वहां पर जाकर के एक दीक्षित परिवार बुलडोजर, उसकी झोपड़ी पे बुलडोजर चलाती है, छोटी सी झोपड़ी, इतना बड़ा, उसमें एसडीएम जाता है, तहसीलदार जाता है, लेखपाल जाता है और तमाम फोर्स जाती है। गजब है भाई, एक व्यक्ति, और वो मरा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहते हैं वो बहुत बड़ा दबंग है, माफिया है, आप भी। तो उस शख्स के यहां जाकर के वो किराने करते हैं और सारी चीज पीछे से आग लगा देते हैं कि जिससे अंदर जो अपने आप को बंद कर लिया है उन्होंने, जिससे वो निकल के भागे। और नतीजा क्या होता है, उसके बावजूद आग लगते में बुलडोजर चलाते हैं और उसमें लड़की और मां का निधन हो जाता है। सबके सामने वो जल के मर जाते हैं, भुन जाते हैं। तो उसी को लेकर के बिहार की एक बेटी है, तो उसने जब इसको लेकर के एक गीत गाया, बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा, काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा, अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा, काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा, काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा, काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा, आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा, ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा, काबा यूपी में काबा। तो साहब परेशानी हो गई कि यूपी में काबा। तो नेहा राठौर का ये गीत इतना इन्हें खल गया कि उसने एक सच बैठ के बोल दिया। वो उत्तर प्रदेश की बहू है और उसने जब ये बोल दिया तो साहब कानपुर देहात से पुलिस जो है एक लेके नोटिस उसके घर पहुंच गई। कौन इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को? भाई ये तो आप परेशान कर रहे हैं, हम क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं करवा रही नहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ। आया नहीं है, पिया नहीं, कुछ लीजिए मैडम को, आप पढ़ लीजिए पहले, मैडम को पढ़ा दीजिए। आपको लग रहा था फोटो भी खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो नहीं देना है, एक नोटिस करना है। अच्छा, ये 19 तारीख है आपका आ गया तो ये कहाँ रिसीव करना है? नहीं, मैडम को करना है रिसीव। ये लो, साहब कहाँ साइन करवाना ये पकड़िए, कहाँ पे सिग्नेचर करना है? सिग्नेचर ना कर नहीं दीजिए, पकड़िए, स्वयं कमाल रखिए, ध्यान कर दीजिए, एक प्रत प्राप्त किया नहीं। और जाके कहती है कि सवालों के जवाब दो, 3 दिन में दो, ये करो वो करो। इतना करिए, गीत में क्या है समझ में नहीं आता। और यदि आप इतने डरपोक हैं तो आप सरकार नहीं हो सकते हैं, आप पुलिस नहीं हो सकते हैं, आप कानून व्यवस्था संभालने की योग्यता नहीं रखते हैं, यह समझ में आता है। इसके बाद में आखिरी सवाल जो है कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारे देश के शानदार लेखक, गायक, गजलकार जावेद अख्तर साहब जाते हैं और वो लाहौर में जो कहते हैं, लाहौर के लोग मेरी बात से सहमत थे। उन्होंने कहा, फैज के कार्यक्रम में कहा कि मुंबई हमले के आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और आप हमसे क्या बात करते हैं। तो क्या हिम्मत है भाजपा के लोगों में? भाजपा के लोग कभी भी जावेद अख्तर साहब को स्वीकार नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, वो वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी से भी कुछ कह नहीं पाते। उन्हें साल उठाते हैं, किसी अम्मा को वो करते हैं, किसी को मिठाई खिलाते हैं, किसी कुछ करते हैं। लेकिन जावेद अख्तर में एक दम है कि वो जाते हैं और कहते हैं, और वो ये कहने की हिम्मत है। तो यह दम होती है और यह दम होती है। मुझे आज भी याद है
उत्तर प्रदेश में एक गीत चला करता था, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो इस तरह की स्थितियां, इस तरह के गीत और कविताएं बनती थी, लेकिन कोई उसे वो नहीं रोकता नहीं था। आजादी का यह जश्न मनाए वो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। तो आप समझिए इस तरह की भी गीत बनते थे, ऐसे बनते थे, इस तरह के गीत बनते थे, लेकिन कोई विरोध नहीं करता था। सरकारें डरती नहीं थी, लेकिन आज सरकारें एक लड़की से डर जाती, छोटी सी लेख से डर जाती और कविताओं से डर जाती। सच का आईना दिखाने पर वो आईना तोड़ देते हैं। तो यह दशा है। यही बात है कि उनमें इतनी दम नहीं है कि पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान को ललकार सके, चीन को ललकार सके कि तुमने हमारा इतना कब्जा कर लिया, छोड़ो, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। आपको याद होगा राफेल आई थी तो कितना शोर मचाया गया था कि अब तो चीन डर गया, अब तो ये हो गया, वो हो गया। और चीन उसके बाद लगातार घुसता आ रहा है, हमारे लोगों को भी मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम डरे हुए हैं, इसका संकेत मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि आपके देश की दशा क्या है, दिशा क्या है। अदानी लूट रहा है, लगातार लूट रहा है, और हमारे देश की बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका चेयरमैन आप ये समझिए, जो उसका चेयरमैन है, सीईओ है, वो 19 जनवरी को रिटायर होता है, लेकिन उसके 4 दिन पहले उसको एक्सटेंशन दे दी जाती है। और एक्सटेंशन मिलते ही वो क्या कहता है कि हम तो अदानी का शेयर गिरे चाहे डूबे, हम उसे पूरा कर्ज देने को तैयार। कल्पना करें क्यों? क्योंकि वो इसलिए कहता है क्योंकि उसको यह एक्सटेंशन इसलिए मिलता है, ये पैसा उसके बाप का नहीं, हमारा आपका है। और जब हमारा आपका हो तो आप समझिए कि ये लूट करने वाले लोग कौन है। और ये राम राज्य के नाम पे नफरत भी फैलाते हैं, लूटते भी हैं, डरते भी हैं, और आपको बर्बाद करते हैं, आपका भविष्य बर्बाद करते हैं, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। इस देश के अंदर रोजगार खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, स्टार्टअप सब बर्बादी में जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार वाहवाही का खुद ही पीठ थपथपाती। कल्पना करें, यह दशा। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।